हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सभी लोग। मैं दीपेंद्र सिंह नरूका आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एमसीक्यू को सोल्व करने का सबसे ज़बरदस्त तरीका। यह एमसीक्यू को सोल्व करने के लिए बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स, लेकिन आप इसको ऐसे भी कह सकते हो सिंपल भाषा में, सस्ती भाषा में, कि तुक्का मारने का एक सिंपल सस्ता तरीका। तो बेटा तुक्का तो मारेंगे, लेकिन बिना दिमाग के मारा हुआ तुक्का भी वो कंप्लीटली तुक्का ही माना जाएगा। उसके अंदर प्रोबेबिलिटी गलत होने की भी उतनी है जितनी, इवन ज़्यादा है उससे भी, कि सही होने से। तो हम लोगों को तुक्का मारना भी है, तो प्लीज़ यूज़ योर ब्रेन, प्लीज़ यूज़ द स्ट्रेटजी, और प्लीज़ यूज़ द अब तक जो भी सीक्वेंस आया है उसको फॉलो करके ही आप लोग तुक्का मारें। गेटिंग माई पॉइंट। तो बेसिकली पूरा तुक्का मारने के ऊपर नहीं है, मैं आपको इसमें एक एक टॉपिक साइंटिफिकली और एक एक टॉपिक में आपको साइकोलॉजिकली समझाऊंगा कि किस टॉपिक का या किस पॉइंट के पीछे क्या रीज़न है। ठीक है। सो बेसिकली आज का जो पूरा वीडियो है इसके अंदर मैं आपको एमसीक्यू को सोल्व करने का बेहतरीन तरीका बताऊंगा, हाउ टू अटेम्प्ट एमसीक्यू पेपर। दिस इज नॉट ओनली फॉर नीट और जेई, ये सिर्फ और नीट और जेई के लिए नहीं है। ये आप एसएससी एग्जाम में, टीएटी एग्जाम में, आपके जो भी होते हैं टेट वगैरह के, एसएससी के, और जो भी रीट वगैरह के एग्जाम होते हैं, आप सबके अंदर इसको यूज कर सकते हो। तो जितने भी लोग इस तरह के कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, आप उन सबके सामने बेटा ये वीडियो शेयर कर सकते हो। मैं अपने बारे में बता देता हूँ बेटा, मैं एसएससी या रीट वगैरह के टीचर तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने लगभग 10 साल तक नीट और जेई के लिए पढ़ाया है। तो एमसीक्यू सोल्व करने के लिए मेरे पास में एक अच्छी खासी, मतलब एमसीक्यू सोल्व करने का एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो वो एक्सपीरियंस अगर मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो जितने लोग भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, वो लोग आसानी से एग्जाम को फोड़ सकते हैं। आप लोग कहोगे कि सर अगर आपने कभी इन सब का कंपटीशन एग्जाम नहीं दिया, मतलब कंपटीशन एग्जाम इन द सेंस कि आपने अगर मान लो गवर्नमेंट एग्जाम नहीं दिया, तो आपको आइडिया नहीं होगा गवर्नमेंट एग्जाम किस प्रकार से आते हैं। सो लेट मी वेरी क्लियर यू कि मैंने बेटा कैट का एग्जाम 2014 का एग्जाम, कैट का मैंने 97 परसेंटाइल के साथ में क्लियर किया था। सेकेंड थिंग, मैंने बैंक पीओ का एक एग्जाम क्लियर किया हुआ है। तीसरी चीज, मैंने अपने क्लास 12th के अंदर एनडीए का पहले अटेम्प्ट में बिना बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन के भी एग्जाम क्लियर कर दिया था। सो ये मैंने अपने बारे में 2-4 चीज़ें बताई है। उसके अलावा मैं फिजिक्स के लिए और फिजिक्स में नीट और जेई के मेंस के लिए पढ़ा रहा हूँ। जेई एडवांस के लिए मैंने काफ़ी दिनों तक काम किया है, लेकिन मैं क्लियर कर दूँ, ये वीडियो जेई एडवांस वालों के लिए नहीं है। जेई एडवांस वाले बच्चों, आपके लिए दीपेंद्र सर की एक ही राय है, नरुका सर की एक ही राय है कि आपको तो बस कॉन्सेप्चुअली पढ़ाई करनी होगी। आपके लिए किसी प्रकार की एमसीक्यू सॉल्विंग टेक्निक काम नहीं आती। यू जस्ट हैव टू प्रिपेयर एज मच एज पॉसिबल। सो अब हम स्टार्ट करते हैं उन लोगों के लिए जिनके जेई एडवांस के अलावा जितने भी रिमेनिंग एग्जाम है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द जेई एडवांस, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ऑल द रिमेनिंग एग्जाम्स जिसमें भी एमसीक्यू आता है। उन सब के लिए ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पहला जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है बेटा, पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम लोगों के सामने जब भी, देखो यहाँ पे देख सकते हो, जब भी हमारे पास में क्वेश्चंस आते हैं, लेट सपोज कि आपके पास क्वेश्चन आ गए, लेट सपोज कि 100 क्वेश्चन आ गए, तो बेटा उन 100 क्वेश्चंस को आपको सीक्वेंस में सोल्व नहीं करना। सो पहला मेरा पॉइंट है कि प्लीज डू नॉट फॉलो सीक्वेंस, और प्लीज डू नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चंस ऑन सीक्वेंस। आपको सीक्वेंस में सोल्व नहीं करना, आपको ऐसे सोल्व करना है कि आपने पहला, जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन आ गया आपके पास में, फर्स्ट क्वेश्चन, आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा, ओ माय गॉड हमसे नहीं हो रहा, सेकंड देखा, ओ माय गॉड नहीं हो रहा, थर्ड देखा, ओ माय गॉड नहीं हो रहा, फोर्थ देखा, ओ माय गॉड नहीं हो रहा, चौथे पांचवें को देखने की हिम्मत ही नहीं करेगी। सो प्लीज डू नॉट फॉलो सीक्वेंस। आपको सीक्वेंस में नहीं करना है। क्यों? जनरली होता क्या है ना कि जो पहले क्वेश्चंस जो होते हैं शुरू के, वो क्वेश्चंस जनरली थोड़े से टफ होते हैं, तो बच्चा उनको देख के घबरा जाता है, उसकी इच्छा ही नहीं करती कि वो आगे अटेम्प्ट कर पाए। इसलिए प्लीज डू नॉट फॉलो द सीक्वेंस। एक और बात मैं आपको क्लियर कर दूं बेटा, लास्ट के अंदर भी ऐसा ही होता है कि अगर लास्ट से भी अगर आप उसको फॉलो करते हो तब भी यही दिक्कत आती है। और बच्चे जनरली गलती यही करते हैं। वो बच्चे एग्जाम के अंदर, बच्चे ही नहीं मतलब जो भी कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे होते हैं, वो इतने घबराए हुए होते हैं, इतने घबराए हुए होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा दिमाग उस समय उनका लगता ही नहीं किसी भी चीज के अंदर। वो सोचते हैं कि बस जल्दी 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 क्वेश्चन कर दूं। यही गलती है। आपको करना क्या है, आपको सारे क्वेश्चंस को, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने 3 घंटे के टाइम को 3 हिस्सों में बांटना है। जस्ट डिवाइड द 3 आवर्स इन द 3 स्लॉट्स। पहला जो स्लॉट्स है, मान लीजिए कि वो हमारा हो चुका है लगभग आप ऐसा मान लीजिए कि आधे घंटे का मान लीजिए, या आप 40 मिनट का मान लीजिए। आपको आधे घंटे से 40 मिनट का एक स्लॉट बनाना है। ये मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, एक्सेप्ट जेईई एडवांस, सबके लिए। आपको बेटा आधे घंटे का स्लॉट बनाना है
आधे घंटे का या 40 मिनट का, उस स्लॉट में आपको क्या करना है, जस्ट चूज द क्वेश्चंस यू कैन सोल्व इजीली। पूरे पेपर को गो थ्रू कर लीजिए, एक बार पूरे पेपर को छान मारिए कि क्या क्या मेरे को आते हैं। अरे कुछ तो तैयारी करी होगी ना यार, तैयारी के बिना अगर आप एग्जाम देने आ गए हो तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो प्लीज़ प्रिपरेशन कीजिए। प्रिपरेशन कैसे करनी है उनके वीडियो में हमारे आते रहेंगे, लेकिन आप लोग एग्जाम देने जाते हो सबसे पहले क्या कीजिए कि पूरा पेपर उठा लीजिए। आपको वहाँ पे जितने पेपर क्वेश्चन दे रखे सबको देखिए, सारे को सीक्वेंस ही देखिए, लेकिन उन्हीं को अटेम्प्ट करना है जो हमारे वहाँ पे सोल्व हो सकते हैं। देख सकते हो सीक्वेंस में, रैंडमली देख सकते हो, बट सोल्व मत करना। सोल्व आपको ऐसे ही करना है कि जो आपसे हो रहा हो प्लीज वो टिक कर लीजिए, जो हो रहा हो टिक, एक बार में जो हो रहा हो, या जिसको देख के आपको लगता है कि हाँ मुझे आता है अभी 2 सेकंड में या 5 सेकंड 10 सेकंड में इसको सोल्व कर दूंगा, तो फटाफट उसको सोल्व कर दे। 20 सेकंड 30 सेकंड मान लो, आधा मिनट मान लो, 1 मिनट मान लो, है ना। तो वो क्वेश्चन जिनके लिए आप प्योरली कॉन्फिडेंट हो, अच्छे से हो, क्वेश्चन देखते समझ में आ गया, अरे हाँ सर ने कराया था टिक कर दिया, अरे हाँ ही सर ने कराया टिक कर दिया। तो इस प्रकार से बेटा आपको क्या होगा, इस प्रकार से आप सबसे पहले तो उन 40 मिनट या आधे घंटे की जो स्लॉट के अंदर उन क्वेश्चंस को लेके कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि अब मेरा काम हो गया है। अब बात आती है कि इसके बीच में कई सारे क्वेश्चंस ऐसे आए होंगे जिनको देख के आपको लग रहा होगा कि कर सकता हूं मैं, लेकिन प्लीज उसमें टाइम लगेगा, तो प्लीज उसको फर्स्ट स्लॉट में मत करना। जो भी टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है उसको स्लॉट 2 में डालो। स्लॉट 2 थोड़ा सा लंबा रखो उसको, जैसे मान लीजिए स्लॉट 1 अगर आपने 1 घंटे आधे घंटे का रखा है, तो स्लॉट 2 को आप कम से कम भी 2 घंटे का रख सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट, 2 घंटे का आप रख सकते हो, या आप ऐसा मान लीजिए कि 1 आवर 45 मिनट का रख सकते हो। चलो 2 घंटे का मान लीजिए आप, तो ठीक है। तो हमने 2 घंटे का स्लॉट 2 रखा है। तो स्लॉट 2 में क्या करना है, जितने क्वेश्चन भी आपने देखे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि ये मैं कर सकता हूं लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, उसका एक सिंबल बना लीजिए। लेट सपोज पे डबल टिक कर दीजिए, लेट सपोज पे क्रॉस लगा दीजिए, या उस पर गोला कर, जो भी आप लोग करते हो। मैं तो क्या करता हूँ कि नंबर और गोले बनाता रहता हूँ, ठीक है। जो एक बार हो गया मैंने एक गोला बना दिया, इस तरह से मैं करता रहता हूँ। आपका अपना पैटर्न होगा उसके अंदर कि आप उस पर एक सिंबल ड्रॉ कर दीजिए कि यार इस क्वेश्चन को मैं करूंगा अभी स्लॉट 2 में और इसको सोल्व करूंगा मैं, ये मेरा आंसर आ जाएगा। आई एम लिटिल बिट कॉन्फिडेंस, और मुझे इतना पता है कॉन्फिडेंट, मुझे पता है कि मैं इसको कर लूंगा, मैं कर लूंगा। तो उसको स्लॉट 2 में टाइम दीजिए। स्लॉट 2 में इतना टाइम आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, या आपका खुद का टाइम मैनेजमेंट होगा एग्जाम के अंदर, कि आप स्लॉट 2 के अंदर सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस होंगे जो हम कर सकते हैं, जिनको हमने पहले ही टिक कर लिया था, उनको सबको अटेम्प्ट करने का हम टाइम निकाल पाए। ऐसा नहीं कि पहला क्वेश्चन ने तुम्हें बड़ा सा टाइम ले लिया और तुमने उसमें उलझे रहे। बेटा जो क्वेश्चन जरूरत से ज्यादा टाइम खाते हैं उनको स्पीड ब्रेकर बोलता हूं मैं। तो जरूरत से ज्यादा टाइम खाने वाले को प्लीज अपने ईगो पे मत लो। आपको ईगो पे नहीं लेना क्वेश्चन को कि ऐसे कैसे नहीं हुआ मेरे से अपनी कोचिंग में तो सारे हो जाते थे, यहां ऐसे कैसे नहीं हो रहा। प्लीज ऐसी हरकत नहीं करनी है आपको, अदरवाइज हो लिया पेपर फिर तो, और हो लिया सिलेक्शन। इसलिए बोल रहा हूं कि प्लीज ईगो पे नहीं लेना। आपको वहां पे 30 मार्क का नहीं बनना। आपको लग रहा है कि वो टाइम ले रहा है, उसको छोड़ो, आगे बढ़ो। आपके पास एक ही स्लॉट है, सेकंड वाला जो स्लॉट है आपके पास एक ही है। आपको अगले स्लॉट में कुछ और करना है, तो आपको इस तरह सीक्वेंस में चलना है। पहला स्लॉट जो आता है कॉन्फिडेंट, टाइम कम लेगा, फट से कर दिया, टाइम कम लेगा, फट से कर दिया, टाइम कम लेगा, फट से कर दिया। पूछा गया रूट है, फट से कर दिया। फिजिक्स में कुछ पूछा गया, पता है आंसर, फट से कर दिया। ये पहला स्लॉट है। सेकंड वाला स्लॉट है, सोचना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा सोचूंगा तो आंसर आ जाएगा, तो कर दूंगा। सेकंड स्लॉट है। सेकंड स्लॉट भी वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने जिसमें यू आर इनफ कॉन्फिडेंट। ओके, अब आता है साहब, हमने लगभग सारे वो क्वेश्चन कर लिए स्लॉट 1 और 2 में जो हमें आते थे और जो हम लोग कर सकते थे। अब आपको 15-20 मिनट का टाइम किसी भी कंडीशन में स्लॉट 3 के लिए बचाना है। आपको ज्यादा टाइम लग रहा है तो प्लीज स्लॉट 3 के लिए एक टाइम बचा के चलो। स्लॉट 3 क्या होगा, ये होता है बेसिकली हमारा तुक्के वाला स्लॉट। कौन सा वाला स्लॉट? बेसिकली तुक्के वाला स्लॉट, जिसके अंदर हम लोग अब अटेम्प्ट करेंगे। अगर मान लीजिए कि हमसे कुछ गलती हमने मान लीजिए कुछ चीजें छूट गई है, या कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो हमें नहीं आते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, दिमाग से तुक्का मारेंगे। तो इसमें 3-4 चीजें होती हैं, बता देता हूं बेटा। पहली जो चीज होती है, इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए कि अब तुमने कोई क्वेश्चन उठाया, लेट सपोज उसके ऑप्शन कुछ दे रखे हैं, मान लीजिए 22 से 18, उसके अलावा तुमको दे रखे हैं मान लीजिए वहां पे 16, और फिर एक ऑप्शन दे रखा है कि आपको 380। तो या तो 380 आंसर होगा या वो पक्का ही नहीं होगा। तो चांसेस ज्यादा है कि वो नहीं होगा, तो आप उसको हटा सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट? ये जो मैं बता रहा हूँ स्लॉट 3, ये प्योरली रिस्क वाला स्लॉट है। इसके लिए इसका टाइम भी कम है। अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स ऐसी जगह अटक सकते हैं
जहाँ पे सिलेक्शन होने की संभावनाएं कम है, या अगर मान लीजिए नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं तो आप स्लॉट 3 में अच्छे से घुसिए। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो स्लॉट 3 में भी आपको फूक फूक के कदम रखना है। तो आपको ऐसा लगता है कि देखो स्लॉट 3 में मैं पर्सनली तो यही राय दूंगा कि अगर आपको क्वेश्चन के बारे में थोड़ी बहुत भी आइडिया है, थोड़ा बहुत भी आइडिया है, तो ही आप उसको स्लॉट 3 में ट्राई करो। अगर आपको बिल्कुल नहीं पता, काला अक्षर भैंस बराबर, तो उसको तो तभी करो जब आपके नेगेटिव मार्किंग ना हो। ठीक है, अगर नेगेटिव मार्किंग है तो फिर आप उसको पता हो हल्का हल्का कि हाँ मैंने सुना तो है पर मुझे एग्जैक्टली आंसर याद नहीं आ रहा, तो उसमें अपन दिमाग लगाएंगे फिर। तो जैसे अपने को लगता है कि यार 380 तो इसका नहीं बैठेगा आंसर, है ना, इसका आंसर इन तीनों में से कुछ एक होना चाहिए, और वैसे भी ऑफसेट वैल्यू है तो इसको हमने हटा दिया। ठीक है, तो चांसेस यही है कि उसके नहीं होते चांसेस होने आंसर होने के, अगर वो बिल्कुल डिफरेंट सी वैल्यू है। अब पता पड़ा ऐसे दे रखा है आपको कि 2, 5, 4 एक √52, तो ऑब्वियस बात है हम √52 को हटा सकते हैं। लेकिन एक बार आप उसको क्वेश्चन को देख लीजिए कि ऐसा तो नहीं है आंसर रूट की तरफ ही जा रहा हो और पता पड़ा कि वही आंसर हो। कई बार इस तरह से भी खेल लेता है एग्जामिनर आपके साथ में, जो भी एग्जाम आपके बनाते हैं, हेलो, वो इस तरह से भी खेल लेते हैं आपके साथ कि ऑफसेट ही आंसर होता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसलिए कह रहा हूं कि अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप अपनी इच्छा से, मतलब जैसे ट्रिक्स बता रहा हूं वैसे वैसे कर सकते हो, ऑफसेट वैल्यू हटा दो और कुछ एक फिक्स ट्रिक्स होती है उसकी तरह से कर लो, ट्रिक्स में बता दूंगा आपको। लेकिन अगर नेगेटिव मार्किंग है तो थोड़ा बहुत जिसके बारे में आपको क्वेश्चन का आइडिया है आप उसी में रिस्क लो। अब साहब 3 ऑप्शन बचे हैं, अब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। आपको लगता है ना कि यार इस क्वेश्चन के अंदर ये वाला आंसर होना चाहिए, ये वाला आंसर होना चाहिए, अगर वो ऑप्शन ए आ रहा है, मेरी बात समझना, जैसे मान लीजिए आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा, आपको लग रहा है कि यार इसका ए आंसर होना चाहिए, है ना, आपको ऐसा लग रहा है, पक्का पता नहीं है लेकिन आपको लग रहा है ऐसा कि ए आंसर होना चाहिए, तो चांसेस है कि वो गलत हो जाएगा, तो आप उस क्वेश्चन को ही छोड़ सकते हो। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि यार इसका आंसर यार बी हो सकता है, तो चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादातर जो ऑप्शंस होते हैं वहाँ पे ऐसा पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है कि बी आपका आंसर सही आ जाए। ये मैं कह रहा हूँ फिर से बेटा आपको कि ये नेगेटिव वाला है, तो आप इसको अटेम्प्ट करने से पहले सोचना। आप बी लगा तो दोगे लेकिन इसकी मेरी कोई गारंटी नहीं है और किसी की भी कोई गारंटी नहीं होती, पर जनरली जो देखा गया है वहाँ बी ज़्यादा आंसर आते हैं रेदर देन ए और सी। अगर हमारा एक ऑप्शन हट गया तो, अगर मान लीजिए आपका बी ऑप्शन हट चुका है सो आप आंसर सी लगा सकते हो। अगर आपका बी ऑप्शन ही हट गया किसी ऐसे कारण की वजह से जो आपको लग रहा है कि कंफर्म ये तो आंसर नहीं है, तो आप सी लगा सकते हो। एक और चीज़ है, फिजिक्स की अगर आप बात करते हो तो हर आंसर को आप, अगर आंसर विद वैल्यू दे रखा है या कुछ यूनिट वगैरह दे रखा है, तो आप डायमेंशनली भी चेक कर सकते हो कि क्या ये करेक्ट आएगा कि नहीं आएगा। आई मेरी बात समझ में? उसके अलावा कई बार आप ये भी कर सकते हो कि आप क्या करो कि जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है उस, जैसे आंसर जो दे रखा है 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अब आपको ऐसा लगता है कि यार आप क्या करोगे कि इस ऑप्शन को बी को उठा के अगर आप मान लीजिए कि आंसर में पुट करके देखो, अगर आपको लगता है कि सेटिस्फैक्टरी डायरेक्शन में जा रहा है तो बी आपका सही आंसर है। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? अगर आपको ए का लग रहा है तो मैंने कहा तो छोड़ दो, या फिर एक काम करो, आपको हल्का हल्का क्वेश्चन का आइडिया है तो आप ए को डालो उसमें और चेक करने की कोशिश करो। अगर आपका आंसर सही डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका मतलब हो सकता है कि ए सही हो। अब मैं आपको ए के बारे में एक और बताता हूँ। बेटा जब भी हम लोग एग्जाम देते हैं ना और जब भी क्वेश्चन करते हैं तो पता है एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर को ये चीज पता होती है कि बच्चा मैक्सिमम गलती कहाँ करता है। जैसे मुझे आज 10 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, तो मुझे भी कई सारे क्वेश्चंस में ये पता होता है कि बच्चे ने गलती कहाँ करी होगी। जब हमसे क्लास में कोई बच्चा पूछता है सर ये वाला नहीं हुआ, तो हम फट से बोल देते हैं कि तूने इसके अंदर ये वाली गलती करी होगी। तो बच्चा भी क्या इंप्रेस हो जाता है, एक तो एग्जामिनर से, या सॉरी नॉट एग्जामिनर से, टीचर से। और टीचर को कैसे पता है टीचर क्या जादूगर है? नहीं, टीचर कई सालों से ऑब्जर्व कर रहा है, इतना टाइम जब हो जाता है उसको ऑब्जर्व करते करते तो उसको मोस्ट प्रोबेबल गलतियां याद होती है। तो होता क्या है ना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। लेट सपोज कि कोई क्वेश्चन है जिसके अंदर आदमी की एक मैक्सिमम चांसेस है कि आदमी उसके अंदर मान लीजिए कुछ ब्रैकेट लगाना भूल जाएगा और उसकी वजह से आंसर जो आएगा वो 40 आएगा और वो गलत होगा। लेकिन गलती क्या है कि वो ब्रैकेट लगाना भूल गया और ये गलती मैक्सिमम लोगों से हो रही है। तो एग्जामिनर क्या करते हैं कि उस 40 वाले आंसर को जो कि गलत है उसको ऑप्शन नंबर ए में डाल देते हैं। बच्चा देखिए अबे ए मेरा आया था, ये सही है। तो यहीं पे आपसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है। तो इसीलिए अगर आपको क्वेश्चन आता भी है और आपका आंसर अगर ए आ रहा है, अगर आप 100% कॉन्फिडेंट हो तो आप तो ए लगा दो।
अगर आपको जरा सा भी झोलमोल लग रहा है तो प्लीज रीचेक इट केयरफुली, दोबारा से उसको रीचेक कीजिए ऑप्शन को ढंग से, गलती है तो उसको सही करना है। गेटिंग माय पॉइंट। कुछ और पॉइंट्स पे चलते हैं बेटा। आप हम लोग यहाँ पे एक और होता है यार मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शंस। सो मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शंस को देखो मैं पर्सनली तो रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन अगर आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर आप लोग डायरेक्टली कर सकते हो तो आपको पास में अगर मान लीजिए 50-50 करके अगर आपके पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं और उन दोनों ऑप्शन में से अगर कोई एक बी होता है तो आप बी आंसर लगा दीजिए। जैसे मान लीजिए ए और बी बचा तो बी आंसर सही है, बी और डी बचा तो बी सही है, अब सी और बी बचा तो भी बी सही है, लेकिन पता ए और सी बचा तो सी के होने के ज्यादा चांसेस हैं अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो आपको उस क्वेश्चन के ऊपर कुछ कुछ बातें पता होनी चाहिए, अदरवाइज अंधेरे में तीर अगर मारोगे आप लोग तो गड़बड़ हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट। अगली पॉइंट है बेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाट अप्रोक्सीमेशन। कई बार क्वेश्चंस क्या होते हैं कि हम लोग पूरे जब सोल्व कर रहे होते हैं तो हम लोग अटक जाते हैं। सो यू कैन यूज अप्रोक्सीमेशंस इन दिस। अप्रोक्सीमेशंस के लिए आप लोग मैक्सिमम चीज़ें याद कर सकते हो, मैक्सिमम चीज़ें नहीं मतलब जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो याद कर सकते हो कि लेट सपोज आपने √2 की वैल्यू याद कर ली, √3 की वैल्यू याद कर ली, आपने पाई स्क्वायर की वैल्यू याद कर ली, पाई स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जी, जी इज व्हाट, जी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 9.81। सो ये सब आपस में इंटरलिंक्ड है, आप इनको छोटी छोटी वैल्यूज को याद कर सकते हो जिससे आप लोग अप्रोक्सीमेट चीज़ें ले सको। जैसे मान लीजिए कहीं पे पाई स्क्वायर आ रहा है तो आप जी नीचे लिख दोगे तो जी से ऊपर वाला जी कट सकता है, तो इससे आपका आंसर डायरेक्टली सोल्व हो सकता है। ये मैंने आपको दिखाया भी सही यहाँ पे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ इसके ऊपर, एक बात ध्यान रखिएगा बेटा। अगर मैं आपको एक चीज़ बोलूँ कि जब भी आप लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो यार एक बात का ध्यान रखिएगा, इन 3 स्लॉट्स को तोड़ने के बाद आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपको 45 मिनट्स में क्या क्या क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, अगले स्लॉट में क्या करना है, और लास्ट स्लॉट में आप लोग वही क्वेश्चन डालो जिसके अंदर आपको लगता है कि अगर मेरा इनसे सिलेक्शन नहीं हो रहा तो मैं उसको डालूंगा। अब पता पड़ा कि आपको 100 क्वेश्चन दिए हैं, आपने 95 कर दिए एंड यू आर वेरी मच श्योर और वेरी मच कॉन्फिडेंट फॉर दैट 95 क्वेश्चंस, और फिर आपको लग रहा है कि यार 5 क्वेश्चन भी एक काम करता हूँ अटेम्प्ट कर ही लेता हूँ और नेगेटिव मार्किंग है, तो प्लीज़ ऐसा लालच मत करना। चाहे दुनिया का कोई भी धुरंधर आके आपको तुक्का मारना सिखाए, लेकिन ऐसा लालच मत करना। और मैं आपको इस पूरे वीडियो के अंत में एक सिंपल सी चीज़ बोल देता हूँ कि मैं पर्सनली किसी भी प्रकार के तुक्के को एग्री नहीं करता हूँ। मैं बस कुछ कुछ चीज़ों को एग्री करता हूँ कि आप इस प्रकार से सोल्व करोगे। जैसे मैंने बताया ना कि बी और सी में से बी पक्का आंसर होगा, इन सब चीज़ों को मैं पर्सनली एग्री नहीं करता हूँ, मैं सही बताऊँ तो। लेकिन ये एक पैटर्न चला आ रहा है जिसकी वजह से कई बच्चों के सिलेक्शन हो जाते हैं, इसीलिए मैंने इंफॉर्मेशन आपके सामने शेयर कर दी है। लेकिन जनरली मैंने बताया आपको कि मैंने अपनी लाइफ के अंदर मैक्सिमम टाइम जेई एडवांस पढ़ाया है, तो इसीलिए हम लोग तो एक ही चीज़ को प्रेफर करते हैं, वो है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से चीज़ें तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करोगे एक एक चीज़ की तो आपसे आंसर आसानी से निकल जाएंगे। आई मेरी बात समझ में? और दूसरी बात क्या है कि अगर आप लोग मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, इन सब को फास्ट तरीके से करना चाहते हो तो मैं आपको एक वीडियो ला के दूंगा, उस वीडियो के अंदर आप फास्ट ट्रिक्स मेरे से सीख सकते हो। मैं आपको बता दूं बेटा, न्यूमेरिकल्स को जनरली तेज़ी से सोल्व कर पाता हूं और एक्यूरेटली कर पाता हूं। अभी ये गॉड गिफ्टेड है कि इसके पीछे प्रैक्टिस है, ये मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। तो वो जो भी चीज़ें मैंने आज तक बचपन से सीखी है आज तक, वो मैं आपको किसी वीडियो में बताऊंगा, और कैसे मैं उन चीज़ों को बहुत तेज़ी से कर पाता हूँ न्यूमेरिकल्स को, ये भी बताऊंगा। ठीक है, तो ये चीज़ के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए आना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग। हम लोग मिलेंगे नए वीडियो के अंदर। थैंक यू।